Hello everyone. Now we are going to discuss the second module of the subject concrete technology. So basically in second module the topics are which will be covered like concrete production and fresh concrete. तो इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्ट एंड प्लेसमेंट. इट मींस कि जो भी अभी तक पहले मॉड्यूल में हमने जो भी इंग्रेडिएंट पढ़े हैं लाइक सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर, प्लास्टिसाइजर या एडमिक्सचर्स या मिनरल एडमिक्सचर्स, तो वो हम कैसे उनके वॉल्यूम या वेट कैसे उनको हम एक साथ मिक्स करेंगे या उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि आएगा बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट में. सेकंड वन आएगा मिक्सिंग, कि उसको प्रॉपरली मिक्स कैसे करना है हमें एक दूसरे के साथ सारे इंग्रेडिएंट को. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट, या कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किन किन मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा हमें पढ़ना है. एंड नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट, फाइनल जो हमारा मोल्ड या फिर जहाँ पे हमें बीम कास्ट, स्लैब जो भी कास्ट करना है वो हम कैसे करेंगे. कंसोलिडेशन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट. इट मीन्स कि कंक्रीट जब हमने एक जगह पावर कर दी उसके बाद वो कैसे कैसे उसका कंसोलिडेशन कैसे हो रहा है, फिनिशिंग वर्क के लिए हम क्या क्या करेंगे कंक्रीट की लेयर के ऊपर. देन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, कि जो भी कंक्रीट हमने बनाया है और वो एक जगह पे प्लेस किया है या किसी भी माउल्ड में या बीम कॉलम जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट उससे हमने कास्ट किया है उसकी हम क्यूरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट आएगा आपका इनिशियल एंड फाइनल सेट, कि कंक्रीट का इनिशियल सेट और फाइनल सेट कैसे कैसे हो रहा है. सिग्निफिकेंस एंड मेजरमेंट, उसका हम मेजरमेंट भी करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड इट्स मेजरमेंट, कि कंक्रीट जो फ्रेश कंक्रीट हमारा बना है वो कितना फिजिबल है, उसकी वर्केबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ये सारा हम कवर करेंगे आपके सेकंड मॉड्यूल के अंदर. ओके. सो बेसिकली इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट बनाने का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें कई सारे कुछ स्टेजेस आएंगी जो जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये स्टेजेस ओवरऑल मिला के 7 स्टेजेस हैं जो हमारा पूरा कंक्रीट प्रोडक्शन में काम आएंगी. ये स्टेजेस हैं बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, क्यूरिंग एंड फिनिशिंग. ये एक ऑर्डर में दी गई है यहाँ पे सारी स्टेजेस. ये तो फर्स्ट वन इज बैचिंग. मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. बैचिंग मींस कि जो भी हमारा रॉ इंग्रेडिएंट है उसको हम किस किस क्वांटिटी में या उसका रेशियो क्या क्या रहेगा फॉर मेकिंग अ परफेक्ट और डिजायरेबल कंक्रीट. सेकंड वन इज मिक्सिंग, कि उन सबको हम मिक्स किस किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टिंग, एज आई डिस्कस्ड, कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किस किस मीडियम के थ्रू. फोर्थ वन इज प्लेसिंग, कि आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो कंक्रीट की होगी जहाँ पे हम उसको प्लेस करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्टिंग. कॉम्पैक्टिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट बिकॉज कॉम्पैक्टिंग मीन्स कि कंक्रीट अगर आप कहीं पावर कर रहे हैं या कहीं पे प्लेस कर रहे हैं तो उसके ये मेक श्योर कि उसके अंदर बीच में कहीं पे भी कोई एयर वॉइड्स या किसी भी तरीके का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो कंक्रीट का पूरा मटेरियल. Next one is curing. After drying of concrete, curing is also a very important topic. कि curing में हम उसको किस तरह से उसके reactions जो उस concrete में हो रही है उनको कैसे हम control कर सकते हैं. And the last one is finishing. कि finishing के लिए हम उसकी जो top layer होगी उस finishing के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. So now we are moving forward to the topic batching. इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे. So basically batching, the measurement of materials for making concrete is known as batching. तो जो भी मटेरियल हम लेंगे कंक्रीट बनाने के लिए उसका मेजरमेंट जो हम करेंगे उसको आप बोलते हैं बैचिंग. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बैचिंग. फर्स्ट वन इज वॉल्यूम बैचिंग, सेकंड वन इज वेट बैचिंग. तो वॉल्यूम बैचिंग तो ये हो गया कि आप नॉर्मली एक कोई आपका मान लीजिए माउल्ड है उसमें आप वॉल्यूम ले सकते हैं जो कि जनरल नॉर्मली यहाँ पे साइट्स पे यूज होता है जो छोटी साइट्स होती हैं. सेकंड वन इज वेट बैचिंग. वेट बैचिंग ये होगा कि हम हर इंग्रेडिएंट को वेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं. या जो भी क्वांटिटी लेंगे इंग्रेडिएंट की वो अलग अलग वेट करके लेंगे, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो प्लास्टिसाइजर हो या फिर मिनरल एडमिक्सचर्स हो, जो भी हो. सो now we are moving forward to the volume batching. So basically volume batching is not a good method for proportioning the material because of the difficulty it offers to measure granular materials in terms of volume. तो बेसिकली वॉल्यूम बैचिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जस्ट बिकॉज जब कोर्स एग्रीगेट की बात आती है तो उसका जो शेप होता है दैट इज ग्रैनुलर. तो उस टर्म में जो हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं तो उसमें वॉल्यूम
अप एंड डाउन हो सकता है या कहीं पे भी एरर आ सकती है। वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड इज लूज कंडीशन, वेट मच लेस देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड। तो ये भी दिक्कत आएगी जब आप सैंड को अगर आप वॉल्यूम के थ्रू आप मिक्स करेंगे या वॉल्यूम के थ्रू अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो ड्राई सैंड जो होगी उसकी डेंसिटी कुछ और होगी, ड्राई सैंड की डेंसिटी कुछ और होगी। तो ये भी आपका एक हिसाब से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। So basically, the quality concrete material have to be measured by weight only. However, for unimportant concrete or any small job, concrete may be batched by volume. जैसा कि मैंने आपको बताया कि small job के लिए या किसी छोटे काम के लिए आप volume batching कर सकते हैं. Cement is always measured by weight. It is never measured in volume. Generally, for each batch mix, 1 bag of cement is used. The volume of 1 bag cement is taken as 35 liters. Gauge boxes are used for measuring the fine and coarse aggregates. So basically, cement जो आप use करेंगे वो आपका bag के through use होगी, और बाकी जो आपका gauge boxes हैं उनके through आप coarse aggregate और fine aggregate को mix करेंगे. सो यहाँ पे ये गेज बॉक्स का एक फिगर बना हुआ है, इसमें LBH अलग अलग है, इसी हिसाब से हम इसी में कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम लेके हम उसके बाद उसको उसमें मिक्स करते हैं. सो बेसिकली गेज बॉक्स आर जनरली कॉल्ड फर्मास, जिसको फर्मा बोलते हैं. दे कैन बी मेड बाय ऑफ टिम्बर और स्टील प्लेट्स. ऑफन इन इंडिया वॉल्यूम मैचिंग इज अडॉप्टेड even for large concreting operations. In the major site is recommended to have the following gauge boxes at the site to cater for change in mix design or bulking of sand. The volume of each gauge box is clearly marked with paint on the external surface. तो basically ये हो गया गेज या फर्मा आपका. इसमें बाहर आपका सारा नोटिफिकेशन दिया रहता है या फिर सारे आपके गेज यहाँ पे बना रहता है और क्लियरली पॉइंट आउट रहता है कि हाँ इस हाइट तक इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इस हाइट तक इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इस हाइट तक इतना वॉल्यूम आ जाएगा. यहाँ पे एक टेबल बनी हुई जिसमें वेरियस गेज बॉक्सेस की अलग अलग वॉल्यूम दी गई है. तो वेट 33.3 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, डेप्थ 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 20 लीटर. क्वांटिटी नंबर ये दी गए हैं सारे, और ये पूरी आपकी टेबल बनी हुई है. नेक्स्ट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ कि अलग अलग मिक्स के लिए अलग अलग कंक्रीट मिक्स के लिए आपका ये अलग अलग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन या मिक्स ग्रेड के लिए ये सारा आपका दिया गया कि सीमेंट कितनी लेनी है, सैंड कितनी लेनी है और कोर्स एग्रीगेट कितना लेना है. ये आपका लीटर्स में दिया गया. सीमेंट आपका हमेशा बैग में रहता है और केजी में रहता है. 50 केजी आता है एक बैग में. ओके. नाउ वाटर इज मेजर्ड आइदर. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट को हम कैसे वॉल्यूम के थ्रू मिक्स कर सकते हैं. ये अलग अलग ग्रेडिंग की आपका कंक्रीट दी हुई है, उसके लिए सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग जस्टिफाइड है. Water is measured either in kilogram or liters as may be convenient. In this case, the two units are same. As the density of water is 1 kg per liter, the quantity of water required is a product of water cement ratio and the weight of cement. For an example, if water cement ratio is 0.5 is specified, then the quantity of mixing water required per bag in cement is 0.5 into 50 is equal to 25 kg or 25 liters. सो इट इज क्लियर दैट कि वाटर सीमेंट रेशियो जो भी आपको लेना है वो डिपेंड करेगा कि सीमेंट की वेट पे. द फॉलोइंग टेबल्स गिव द अप्रॉक्सीमेट सरफेस मॉइस्चर कैरीड बाय एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स का जो सरफेस मॉइस्चर होता है वो कितना कितना आएगा अकॉर्डिंग टू IS 4562,000. अप्रॉक्सीमेशन सरफेस मॉइस्चर इन एग्रीगेट इज गिवन एज वेरी वेट सैंड. अगर बहुत ही वेट सैंड है आपकी तो परसेंटेज बाय क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर, percent by mass liter per meter cube. 7.5, 120 for very wet sand. For moderately wet sand it is 5 and 80. For moist sand 2.5 and 40, and for moist gravel or crushed rock which is 1.25 to 2.5 and 20 to 40. So basically this is the whole process of volume batching. In this case all the ingredients are taken in the form of volume. Next one is weight batching. Strictly speaking, weight batching is the correct method of measuring the materials. For important concrete, invariable weight batching system should be adopted. So weight batching most important है. इसमें हर ingredient को हम weight कर करके अलग अलग proportion में mix करने से पहले अलग अलग सबका weight करते हैं, उसके बाद ही mix करते हैं.
On large work site, the weight bucket type of weighing equipments are used. The fed of large overhead storage hopper and it discharged by the gravity straight into the mixer. So basically ये रहा आपका वेट बैचर कि अलग अलग इंग्रेडिएंट का वेट करने के बाद हम इसको एक पर्टिकुलर जहाँ पे भी हमारा मिक्सर है उसमें हम अलग अलग मटेरियल वन बाय वन डालते रहते हैं. तो अब इस कई सारे हमें बैचर पढ़ने हैं. The automatic batcher plants are available in small or large capacity. In this, the operator has only to press one or two buttons to put in motion, weighing all the different materials. So basically होता ये है कि automatic या फिर weight batcher में कि अलग अलग मटेरियल को वेट कर करके जहाँ पे भी ओवरऑल हमें मिक्स करना है उस प्लांट में हम या उस जगह पे हम सारा मटेरियल धीरे धीरे वेट कर करके अलग अलग उसको मिलाते रहते हैं. In a small job, cement is often not weighed. It is added in bags, assuming that weight of a bag is 50 kg. ये भी as I discussed earlier कि वेट सीमेंट का वेट नहीं किया जाता है क्योंकि वो परफेक्ट ही होता है कि हाँ एक बैग में 50 kg सीमेंट है और मिनिमम एक बैग तो यूज करेंगे कि जब भी कंक्रीट मेकिंग करेंगे तो सीमेंट का बार बार वेट नहीं करना पड़ता. तो वो 50 किलो ही होती है एक बैग में. डायरेक्टली आप उसको मिक्स कर सकते हैं. Next one is measurement of water. When weight batching is adopted, the measurement of water must be done accurately. Addition of water by graduated bucket in terms of liter. तो ये अलग अलग तरीके के आपके weighing लीटर्स हैं. हाफ लीटर, 1, 2 and 5 लीटर केन्स हैं अलग अलग. इससे आप वाटर मेजर करके कंक्रीट मिक्सिंग से में आप यूज कर सकते हैं. मिक्सिंग Through mixing of the materials is essential for the production of uniform concrete. The mixing should ensure that the mass becomes homogeneous, uniform in color and consistency. There are two methods of opting for mixing concrete. Mixing is also a very important phenomena just because अगर mixing proper नहीं होगी तो uniformity नहीं आएगी हर material की या हर ingredient की after making a concrete. Mixing basically two types की है यहाँ पे, which is hand mixing and machine mixing. हैंड मिक्सिंग इज प्रैक्टिस फॉर स्मॉल स्केल. तो वही सीधी सी बात है कि हैंड मिक्सिंग तभी होगी जब आपका वर्क टास्क या वर्क जॉब बहुत ही छोटे लेवल का है और ज़्यादा ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आपको या ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम में आपको कंक्रीट मेकिंग नहीं करनी, तब आप हैंड मिक्सिंग का यूज़ करेंगे. इसके अलावा मशीन मिक्सिंग ये मशीन ड्रम मिक्सर है एक आपका. तो इस तरीके की हम कई सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फॉर मशीन मिक्सिंग. Basically, many types of mixer are available for mixing concrete. They can be classified as batch mixers and continuous mixer. Batch mixer produce concrete batch by batch with time intervals, whereas continuous mixer produce concrete continuously without stoppage till such time the plant is working. So basically, machine mixer दो type के हो गए. एक तो हो गया आपका batch mixer, second one is continuous mixer. Batch mixer ये हो गया कि one by one आप मटेरियल पहले थोड़ा डालेंगे, सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, फिर कंक्रीट मेक करेंगे. ऑटोमेटिक में या कॉन्टिन्यूस में ये होता है कि कॉन्टिन्यूसली मटेरियल आप डालते रहिए, वो मिक्स कर करके आपका फ्रेश कंक्रीट बनाता रहेगा. Very little is known about the relative mixing efficiencies of the various types of mixer, but some evidences are there to suggest that pan mixers with the revolving star and blades are more efficient. So basically जो हमारा normally side पे यूज होता है pan mixer, उसमें reversing blade लगे होते हैं, वो efficient ज़्यादा होता है with respect to other types of mixers. They are especially suitable for stiff and lean mixers which present difficulties with most other types of mixers. It is seen that tilting drum to some extent is more efficient than for non-tilting drum. With non-tilting drum for discharging concrete into the drum by operating a lever, the concrete which is being mixed in a drum fall into an inclined chute and gets discharged out. So basically जो आपका जो ड्रम है या मिक्सिंग ड्रम है वो एक ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए. उससे क्या होता है ना कि जब भी आप टिल्टिंग टिल्टिंग ड्रम है आपका और इंक्लाइंड है तो प्रॉपरली आपके मटेरियल को मिक्स करने के बाद रोटेट होते होते अगर आप उसको टिल्ट कर देंगे तो वो पूरा का पूरा कंक्रीट जो अंदर फ्रेश कंक्रीट रेडी हो गया है वो इजीली एक बार में सब बाहर कर देता है. As per IS 1791-1985, concrete mixes are designated by a number of representing its nominal mixed batch capacity in liters. The following are the standardized size of three types: tilting 85T, 100T, 140T, and 200T. Non-tilting में आएंगे 200 T,
T for tilting and T for non-tilting. Reversing को यहाँ पे R से represent किया गया है. So basically these are the figures and these are the basically the capacity of that particular mixer. जैसे tilting 85 T, तो it is capable for 85 liters and T represents your tilting types of mixer. टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग अलग अलग कैपेसिटी के लिए ये सारे आपके यूज किए गए. यहाँ पे फिगर आपका दिया हुआ है रिवर्सिबल ड्रम कंक्रीट मिक्सर मिनी बैचिंग प्लांट. तो इसमें ये होता है कि before the loaded skip is discharged to the drum, about 25% of total quantity of water required for mixing. It is introduced into mixer drum to wet the drum and to prevent any cement sticking on the blades or at the bottom of the drum. So this point clears that कि जब भी आप एक राउंड मान लीजिए आपने कंक्रीट मिक्सिंग करी, उसके बाद जब आप उसको बाहर निकाल लेंगे उसके बाद एटलीस्ट 25% वॉल्यूम चाहिए होता है, हमें क्वांटिटी चाहिए होती है वाटर की, ताकि जो ड्रम के अंदर जितना भी कंक्रीट या सीमेंट के पार्टिकल्स जो भी लगे हुए हैं वो इजीली रिमूव हो सके. सबसे पहले जब एक राउंड मान लीजिए हो गया, उसके बाद सेकंड राउंड जब आप उसमें कंक्रीट मिक्सिंग करेंगे तो 25% वाटर सबसे पहले डालेंगे ताकि उसका सीमेंटस मटेरियल जितना भी है, जो भी चीज़ चिपकी हुई है साइड में या मटेरियल कंक्रीट जितना भी चिपक गया है वो सारा रिलीज हो जाए. और रोटेट होते 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 उसके बाद आप उसमें सारा मटेरियल डालेंगे, ड्राई चलाएंगे उसको एटलीस्ट 10 to 20 राउंड्स. देन उसमें वाटर ऐड करेंगे कितना, 25% आप पहले ही डाल चुके हैं, बाद में आप 75% वाटर उसमें ऐड करके और एट एंड आप प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे. प्लास्टिसाइजर, when the plasticizer is used, the usual procedure could be adopted except that the about 1 liter of water is held back. Calculated quantity of plasticizer or the supervisor is mixed with that 1 liter of water and the same is added in the mixed drum after about 1 minute of mixing. So दिस पॉइंट स्टेट्स दैट कि जब भी आप मान लीजिए प्लास्टिसाइजर भी आपको कंक्रीट में मिक्स कर रहे हैं आप कंक्रीट बनाने के लिए, तो आप ये करेंगे 1 लीटर पानी आप ओवरऑल वाटर क्वांटिटी का 1 लीटर पानी आप रोक लेंगे. प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी आप वेट कर लेंगे, उसके बाद वो प्लास्टिसाइजर आप पानी में मिलाएंगे और जब कंक्रीट पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद एट एंड आप उसमें वो 1 लीटर बचा हुआ पानी आप वापस प्लास्टिसाइजर वाला जो वाटर है वो आप उसमें मिक्स करेंगे. तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग व्हेन वी यूजिंग द प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर. ये आपका फिगर दिया हुआ है कंक्रीट हाई स्पीड मिक्सर इन अ बैचिंग प्लांट. हाई स्पीड मिक्सर है ये, रैपिड मिक्स करके आपको कम टाइम में ही कंक्रीट मेक कर बना के देगा. यहाँ पे नॉन टिल्टिंग और टिल्टिंग मिक्सर्स बने हुए हैं. देखिए टिल्टिंग का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी मटेरियल बन रहा है वो आपका टिल्ट होके पूरा ये जो ड्रम है वो टिल्ट होके मटेरियल को बाहर करता है, वो आ गया आपका टिल्टिंग में. नॉन टिल्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिक्स होता है. नाउ वी आर गोइंग for the mixing time. Mixing time is also a very important phenomena. Concrete mixers are generally designed to run at a speed of 15 to 20 revolution per minute. For proper mixing, it is seen about 25 to 30 revolutions are required in a well-designed mixer. So mixing time के लिए जो concrete drum का जो revolution है वो फिक्स है. बेसिकली जो हमारे पास ड्रम होते हैं उनका रिवॉल्यूशन टाइम होता है 15 to 20 times in a minute. But for a perfect or desirable concrete, it should be in the range of 25 to 30 revolution per minute. Here, the graph between time of mixing and compressive strength is performed. Where compressive strength in 7 days, 14 days, 28 days, 21 days and 28 days, and mixing in minutes is 2, 4, 6, 8 and 10. तो उस हिसाब से अगर हम इन दोनों के बीच ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ये 7 डेज पे 28 डेज पे ये 2 मंथ पे आपका वैल्यू ज़्यादा
शो हो रहे हैं। It is seen from the experiment that the quality of concrete in terms of compressive strength will increase with the increase in the time of mixing. But for mixing time beyond 2 minutes, the improvement in compressive strength not very significant. So basically, it is clear from the figure that अगर 2 मिनट तक आप मिक्स करते हैं तो वो स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी देगी, बट 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको या इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। Concrete mixer is not a simple apparatus. Lot of consideration have gone through into the design of the mixer drum, the shape of drum, the number of blades, inclination of blades with respect to the drum surface. So basically, concrete mixer is always an important role for making or mixing a proper concrete, in which the shape of drum, the number of blades, and the inclination of blades with respect to the drum surface, and the length of blade, depth of blade, the space between the drum and blade, the space between metal strips of blades, and speed of rotation, etc. are important to give a uniform mixing quality and optimum time of mixing. So ये सारे जितने भी each and every parameters of the mixer is also very important for making a perfect or desirable concrete. Generally, mixing time is related to the capacity of mixer. The mixing times varies between 1.5 to 2.5 minutes. Bigger the capacity of the drum, more the mixing time. So मतलब जितनी भी ज़्यादा आपका कैपेसिटी का ड्रम होगा, जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसका मिक्सिंग टाइम होगा. However, modern high-speed pan mixer used in RMC mixer mixes the concrete in about 15 to 30 seconds. 1 cubic meter capacity high-speed pan mixer takes about only 2 minutes for batching and mixing. The batching plant takes about 12 minutes to load and transit mixer of 6 m cube capacity. So basically जो आपका आरएमसी के लिए जो ट्रक्स आते हैं जिनमें आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कंक्रीट का, उसकी कैपेसिटी होती है 6 m क्यूब. वो 12 मिनट टाइम लगता है जो रैपिड मिक्सर होते हैं या फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न मशीन्स हैं उनके थ्रू. बेसिकली 1 m क्यूब के लिए जो आरएमसी प्लांट पे जो हाई स्पीड पैन मिक्सर होता है वो 2 मिनट लेता है पूरे कंक्रीट को मिक्स करने के लिए. ये आपका पूरा मॉडर्न रेडी मिक्स प्लांट है. इसमें ये यहाँ पे आपका मटेरियल है और ये सारा ये मिक्सर है और ये मिक्स करके डायरेक्टली इसमें आ जाता है मटेरियल कंक्रीट बनके. नेक्स्ट टॉपिक इज रीटेम्परिंग ऑफ कंक्रीट. Often long hauls are involved in the following situation: delivery of concrete from central mixing plant in road construction, lengthy tunnels in transportation of concrete by manual labor is hilly terrain, loss of workability and undue stiffening of concrete may take place at a time of placing on actual work site. So basically, mixed concrete is a costly material and it cannot be wasted without any regret to cost. It is required to see whether such a stiffened concrete could be used on work without undue harm. The process of remixing of concrete is necessary with addition to just the required quantity of water is known as retempering of concrete. So basically, इसमें ये बताया गया है या लैंग्वेज आपकी ये कह रही है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में आपको बहुत टाइम लग गया और कंक्रीट आपका धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंक्रीट को आप बर्बाद तो कर नहीं सकते, ना ही फेंक सकते हैं. तो उसके लिए रीटेम्परिंग ऑफ कंक्रीट का ऑप्शन दिया गया, जिसमें ये करते हैं कि कंक्रीट सेंट्रल प्लांट से ले जाने में आपको मान लीजिए जो उस ट्रक को टाइम लग गया, तो या किसी भी ऐसे कारणवश जो आपका टाइम है वो ज़्यादा हो गया और कंक्रीट हार्डन होना शुरू हो गया या सेट होना शुरू हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, वाटर क्वांटिटी उसमें बढ़ा देते हैं, जिसको आप कहते हैं रीटेम्परिंग ऑफ कंक्रीट. Sometimes a small quantity of extra cement is also added while retempering. So basically पानी के साथ साथ कभी कभार आप सीमेंट की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं उसमें. So कई जगह retempering allow भी नहीं है, but retempering at further delay results in loss of strength. However, this loss of strength is smaller than the would be expected from the consideration of total water cement ratio. The initial water cement ratio plus water added to the retempering to bring the mix back into the initial degree of workability. तो बेसिकली रीटेम्परिंग मीन्स कि आप कंक्रीट को सेट होने से रोकने के लिए उसमें पानी या सीमेंट आप या दोनों ही चीज़ें आप मिला सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ फाइनल स्ट्रेंथ आएगी उस कंक्रीट की उसको अफेक्ट करती है, बट इस मैनर में नहीं करती कि वो काउंटेबल हो या बहुत ज़्यादा उसको उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करती, तो दैट इज एक्सेप्टेबल.
Next one is maintenance of mixer. Concrete mixers are often used continuously without stopping for several hours for continuous mixing and placing. It is of utmost importance that a mixer should not stop in between concreting operation. So basically maintenance भी properly इनका जो भी mixer है आपके concrete mixer उनका वन बाय वन करना पड़ता है जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर मान लीजिए कंक्रीट आप ले जा रहे हैं या कहीं भी कोई ऐसी जगह जहाँ आप ले जा रहे हैं और उसके बाद अगर उसमें कुछ डिले होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब बीच में अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है उन मिक्सर्स का तो आपका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए प्रॉपरली कंक्रीट मिक्सर्स की मेंटेनेंस भी वन बाय वन करते रहना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट. Concrete can be transported by the variety of method and equipment. The precaution to be taken while transporting concrete is that the homogeneity obtained at the time of mixing should be maintained while being transported to the final place of deposition. So basically ट्रांसपोर्टेशन का फंडा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में जब भी कंक्रीट मिक्सर पे जो कंक्रीट बनी हुई है वो कंक्रीट की क्वालिटी और फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल जहाँ पे आप कंक्रीट प्लेस करेंगे वहाँ तब तक कंक्रीट की क्वालिटी जो है वो सेम बनी रहनी चाहिए. तो यही एक बेसिक पैरामीटर है कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन का. सो बेसिकली द मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट आर फर्स्ट वन इज मोर्टार पैन, नेक्स्ट वन इज व्हील बैरो हैंड कार्ट, थर्ड वन इज क्रेन बकेट एंड रोपवे, फोर्थ वन इज ट्रक मिक्सर एंड ट्रम्पर्स, फिफ्थ वन इज बेल्ट कन्वेयर्स, सिक्स्थ वन इज शूट, सेवेंथ वन इज स्किप एंड होइस्ट, eighth one is transit mixers, ninth one is pump and pipeline, and last one is helicopter. So basically first one is mortar pan. Use of mortar pan for transportation of concrete is one of the common method adopted in the country. This is labor intensive. In this case, concrete is carried in small quantities. While this method nullifies the segregation of some extent, particularly in thick members, it suffers more from the disadvantage that this method exposes a greater surface area of concrete for drying conditions. This results in greater loss of water, particularly in hot weather, concreting and under conditions of low humidity. So basically, जहाँ भी हमें छोटे लेवल पे कम क्वांटिटी की कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करनी तो हम यहाँ पे मोर्टार पैन का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हील बैरो. इससे पहले मैं आपको बता दूं, हियर इज द फिगर ऑफ ट्रक मिक्सर एंड डंपर फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टिफ कंक्रीट. रोड कंस्ट्रक्शन में सभी ने देखा होगा ये फिगर. यहाँ पे बराबर पे आपका मटेरियल गिराते जा रही है और ये लेवल करता हुआ चला आ रहा है ये मशीन आपकी. Wheelbarrow are normally used for transporting concrete to be placed at ground level. This method is employed for hauling concrete for comparatively longer distance, as in the case of concrete road construction. Road construction में wheelbarrow का use करते हैं. If concrete is conveyed by wheelbarrow over a long distance on rough ground, it is likely that the concrete gets segregated due to vibration. The coarse aggregates settle down at the bottom and material forms on the top surface. To avoid this situation, sometimes wheelbarrows are provided with pneumatic wheels to reduce vibration. A wooden plank road is also provided to reduce vibration and hence segregation. So basically segregation को avoid करने के लिए wheelbarrow को use करते हैं. Next one is crane, bucket and rope. A crane and bucket is one of the right equipment for transporting concrete above ground level. अगर आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर या मान लीजिए आपकी स्लैब लग रही है 5th फ्लोर पे तो आप कंक्रीट को कैसे काउंट करेंगे, तो ये आपका क्रेन बकेट या रोप पे है, जो कि नॉर्मली स्लैब्स अगर आपकी किसी न किसी फ्लोर पे लग रही होती तो स्लैब कास्टिंग में इसका यूज हम करते हैं. Cranes can handle concrete in high-rise construction projects are becoming a family of sites in big cities. Cranes are fast and versatile to move concrete horizontally as well as vertically along the boom and allows the placement of concrete at the exact point. So basically crane जो भी आपकी horizontal vertical दोनों डायरेक्शन में concrete ले जाने के लिए capable है और उससे आप easily high-rise tower में इसका use कर सकते हैं. For a medium scale job, the bucket capacity may be of 0.5 m3. एक बार में आधा m3 जो कंक्रीट है वो एक बार में इससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. Next one is truck mixer and dumpers. For large concrete works,
सो बेसिकली डंपर्स होते हैं 2 से 3 एम क्यूब माल या 2 से 3 एम क्यूब कंक्रीट एक बार में एक जगह से दूसरी जगह तक आपका ले जा सकते हैं इजीली। तो ये for road construction using slip form paver, large quantity of concrete is required to be supplied continuously. A number of dumpers of 6 MG's capacity are employed to supply concrete. Small dumpers called tough riders are also used for factory floor construction. So ये आपका हो गया कि अलग अलग जब आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है और तो आप 3 एम क्यूब से लेके 6 एम क्यूब तक का कंक्रीट इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय द ट्रक मिक्सर एंड डंपर्स। नेक्स्ट वन इज बेल्ट कन्वेयर्स। ये रहा बेल्ट कन्वेयर्स का। Belt conveyors have very limited appreciation in concrete construction. The principal objection is the tendency of concrete to segregate on steep inclines at transfer point. तो बेसिकली ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका इंक्लाइन वे में आप कंक्रीट या अंडरग्राउंड लेवल पे आपको कंक्रीट अगर पावर करनी तो आप बेल्ट कन्वेयर यूज करेंगे। इंक्लाइन वे में बेल्ट लगा देंगे और उस पर अगर कंक्रीट गिरेगी तो वो इजीली अपने प्लेस्ड पोजीशन तक पहुंच सकती है। Next one is chutes. Chutes are generally provided for transporting concrete from ground level to a lower level. तो बेसिकली जैसे कि बेल्ट कन्वेयर की बात हुई थी वही तरह ये एग्जैक्ट पोजीशन या फिर अंडरग्राउंड लेवल पे या फिर ग्राउंड लोअर ग्राउंड लेवल के लिए अगर आपको लोअर लेवल के लिए अगर आपको कंक्रीट पावर करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। one vertical to the 2.5 horizontal जहाँ पे स्लोप होगा वहाँ पे आप शीट का यूज करेंगे। Skip and hoist. This is one of the widely adopted methods for transporting concrete vertically or for multi-story building. तो बेसिकली ये हो गया कि नीचे से आप इसको लिफ्ट वाला जो फिनोमेना होता है वो इसमें इस वाले मेथड में यूज करते हैं। हाई राइज टावर में बेसिकली ये यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिट मिक्सर्स। ट्रांजिट मिक्सर्स आपके हो गए जो आरएमसी प्लांट पे जितने सारे मिक्सर होते हैं वो ये फिगर है अगर तो ये रोटेट भी होता रहता है और ट्रक मूव भी कर रहा है। तो एक बार इसने मिक्सिंग प्लांट से या सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट से जितना भी मटेरियल इसकी कैपेसिटी है वो उठाया और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा रोड पे कि ये थोड़ा थोड़ा रोटेट भी होता रहता है। तो वो मिक्स करते हुए अपना यहाँ भी उसका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाता है। बेसिकली इसकी कैपेसिटी होती है 4 to 7 MQ। Next one is pumps and pipelines. Pumping of concrete is universally accepted as one of the main method of concrete transportation and placing. Adoption of pumping is increased throughout the world as pumps become more reliable and also the concrete mixes that enable to concrete to be pumps are also better understood. डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट पंप। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंक्रीट पंप के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पंप जो भी कर रहे हैं ये पिस्टन लगा हुआ है, ये बार बार अगर ऐसे चल रहा है तो ये कंक्रीट को पंप ही करेगा। या इसका आउटलेट वॉल्व है और ये इनलेट वॉल्व है जहाँ से आपका ये हॉपर है और यहाँ से आपका सारा मटेरियल आ रहा है यहाँ पे अगर आएगा और ये अगर पिस्टन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये इसको बाहर पंप करने की कोशिश करेगा। ये हो गया आपका बेसिकली कंक्रीट की pumping. Concrete pump. The modern concrete pump is a sophisticated, reliable, and robust machine. In the past, a simple two-stroke mechanical pump consisted of for a receiving hopper, an inlet and the outlet wall, and a piston and a cylinder. As I discussed, all these phenomena here. The pump was powered by a diesel engine. Pumping action started with a suction stroke, drawing concrete into the cylinder as the piston moves forward. तो बेसिकली डीजल इंजन के थ्रू ये पंप होगा, ये बार बार इसको पंप करेगा। ये हॉपर जुड़ा हुआ है, ये इनलेट वॉल्व है, ये आउटलेट वॉल्व है। तो जब भी इस वॉल्व को आप खोलेंगे और ये पंप अगर इसको इधर करेगा तो आपका कंक्रीट इधर पावर होगा या इधर की तरफ से बाहर आएगा। ओके, टाइप्स ऑफ वॉल्व्स दिए हुए हैं कुछ। The most important part of any concrete pump is the valve system. The main two types of valve are
peristaltic or squeeze types walls, sliding gate or rotating wall, flapper walls, and hollow transfer tube walls. So these are the types of walls. Hollow transfer tube walls are most commonly used types of wall. Another type which is extensively in rock wall, the S wall used by Woodsminster is another example of a transfer tube wall. Pipelines and coupling. It is not enough to have an efficient pump. It is equally important to have correct diameter of pipeline. पंप तो आपका हाई एफिशिएंसी का होना चाहिए, इसके साथ साथ आप कंक्रीट जो पंपिंग के लिए जो पाइप यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है. A poor pipeline can easily cause blockage arising from leakage of grout. So basically अगर पाइपलाइन सही नहीं होगी और कहीं से अगर वो फट रही है या फिर कट मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो वो ब्लॉकेज कर देगी कंक्रीट में और आपका कंक्रीट पावरिंग में दिक्कत आएगी. So basically, generally, almost all pumped concrete is conveyed through 125 mm pipeline. There are exceptions for long horizontal distance involving high pumping pressure. A large diameter pipe would be more suitable on account of less resistance of flow. So basically, जितनी ज़्यादा diameter होगी उतना ही ज़्यादा resistance कम लगेगा concrete के transportation में या pumping में. As a guide, a pump with output of 30 m³ per hour and with not more than 200 meter of pipeline, one may suggest 100 mm diameter, but for the length is excess of 500 meter, a 150 mm diameter could be considered. तो बेसिकली एक घंटे में अगर पंपिंग का जो कैपेसिटी है विच इज 30 m³ तो उसके लिए मिनिमम 100 mm का पाइप देना चाहिए. लेकिन अगर पाइप की लेंथ 200 मीटर ज्यादा नहीं है, बट अगर 200 मीटर ज्यादा या 500 मीटर तक है तो फिर वो 150 mm डायमीटर का पाइप वहां पे आप यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज लेइंग द पाइपलाइन. पाइपलाइन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आप जो उसको पाइपलाइन को बिछाएंगे वो भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में होनी चाहिए. अगर वो ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है तो भी आपका कंक्रीट में पाइप में ब्लॉकेज हो जाएगा. ब्लॉकेज हो सकता है या फिर कई ऐसी चीजें हैं जिससे आपका ओवरऑल नुकसान हो सकता है या पूरे प्लांट को वो या पूरे प्रोसेस को वो अफेक्ट कर सकता है. So for this lecture, कैपेबिलिटीज ऑफ कंक्रीट पंप. अगर पंपिंग सही नहीं है तो यहाँ पे दो फिगर ये देखें. वेल पंपेबल कंक्रीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो स्लरी है और जो कोर्स एग्रीगेट है तो वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. और अगर आपका बैडली पंपेबल सही कंक्रीट सही नहीं तो देख रहे हैं आप कोर्स एग्रीगेट सब करीब करीब आ गया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं. यहाँ पे स्लरी आपका प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो फिर ये प्रॉपरली बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे कंक्रीट इंग्रेडिएंट. ओके, सो फॉर दिस लेक्चर it is okay. Thank you.